हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज़ कार्बोकैटाइन। आज हम इंटरमीडिएट से स्टार्ट कर रहे हैं और इंटरमीडिएट अपने सिलेबस में टोटल 6 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है कार्बोकैटाइन, ऑल्सो नेम्ड एज कार्बोनियमाइन। और यकीन मानो अपने सिलेबस का 90% पार्ट कार्बोकैटाइन से ही चलता है। तो यदि हमें कार्बोकैटाइन अच्छे से समझ में आ जाता है तो यकीन मानो कि पूरे सिलेबस में हमें कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो यदि हम कार्बोकैटाइन के स्ट्रक्चर से बातों को स्टार्ट करें तो कार्बोकैटाइन हमेशा दिखेगा कैसा? तो कार्बोकैटाइन हमेशा तुम्हें दिखेगा विथ थ्री बॉन्ड्स एंड वन पॉजिटिव चार्ज। देखो, मैंने 3 सिंगल बॉन्ड नहीं लिखा, ये सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कैसे भी हो सकता है, लेकिन 3 बॉन्ड और एक प्लस चार्ज दिखेगा। बहुत बेसिक सा इन्फॉर्मेशन है, लेकिन फिर भी हमने तो बोला। फिर सेकेंड इन्फॉर्मेशन, यदि हम इसके हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करें तो हाइब्रिडाइजेशन, पहली ज़रूरी बात, फिक्स नहीं होता। तो कभी भी एक आंसर हाइब्रिडाइजेशन में नहीं करते। क्यों? क्योंकि कार्बोकैटाइन का अरेंजमेंट अलग अलग हो सकता है, टाइप अलग अलग हो सकता है, तो हमें हाइब्रिडाइजेशन भी अलग अलग बोलना पड़ेगा। जैसे देखो, मैंने अरेंजमेंट ऐसा लिखा है और यदि मैं ऐसा अरेंजमेंट देखूंगा तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा? sp2, और यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा? sp। ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन होता है, इसलिए वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रेयर है, तुम्हें मिलेगा ही नहीं, इसलिए उसका हाइब्रिडाइजेशन हम डिस्कस भी नहीं करते हैं। इंटरमीडिएट में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है, हमें जो आज डिस्कस करना है, वो होता है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन। और ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? तो ज़रा थोड़ा सा केमिकल काइनेटिक्स पे चलते हैं पहले, फिर हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन पे लौटेंगे। तो केमिकल काइनेटिक्स में कोई भी प्रोसेस, कोलिजन थ्योरी ये बोलता है कि कोई भी प्रोसेस जो स्टार्टिंग मटेरियल होते हैं उनके बीच में होने वाले कोलिजन्स का रिजल्ट होता है। और हम इस तरीके से ग्राफ बनाते हैं। ये ग्राफ किन के बीच में बनेगा? तो हम यहाँ पर एनर्जी और यहाँ पे कोई भी रिएक्शन कोऑर्डिनेट ले सकते हैं। ये जो डिफरेंस है ये कहलाता है एनर्जी बैरियर। ये केमिकल काइनेटिक्स की बात है, हम थोड़ा स्पीड से इसको कवर कर लेते हैं। अब इससे ये रिजल्ट बनता है कि देखो, ये जो E लिखा है, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी, ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी बैरियर। स्पीड और रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन दिस हाइट, दिस एनर्जी बैरियर। और फाइनल रिजल्ट यदि मैं लिखूं तो रेट ऑफ द रिएक्शन ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एक्टिवेशन एनर्जी। कहने का मतलब, यदि एनर्जी बैरियर ज़्यादा रहेगा तो इसको क्रॉस करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, मतलब रेट कम हो जाएगा। ठीक, तो ये बेसिक सा रिजल्ट है। यदि केमिकल काइनेटिक्स का ये रिजल्ट आता है तो फिर हम मेन रिजल्ट्स पे चलते हैं। चलो आ जाओ, हम ज़रा एक बार इन दो ग्राफ को डिस्कस करते हैं, देखें ज़रा क्या क्या लिखा हुआ है। देखो, फर्स्ट ग्राफ में यदि मैं बात करूं तो जो ब्लैक कलर से लिखा हुआ है, यहाँ पे ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है और यहाँ पर जो स्टार्टिंग मटेरियल है उसको मैं लिख लेता हूँ सबस्ट्रेट नंबर 1। और ये जो ब्लू कलर से जो ग्राफ बना हुआ है इसको मैं लिख लेता हूँ सबस्ट्रेट नंबर 2। सबस्ट्रेट का मतलब है स्टार्टिंग मटेरियल। ठीक, ब्लू वाला जो एनर्जी बैरियर है उसको मैं लिख लेता हूँ E2, क्योंकि ये सबस्ट्रेट 2 का है। और जो ब्लैक वाले सबस्ट्रेट का है यहाँ पर, इसको मैं लिख लेता हूँ E1। अब जो ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, यदि मैं रिजल्ट बनाऊं तो ज़रा देख के बोलना, E1 और E2 में ऑर्डर क्या रहेगा? नो डाउट दिख रहा है E2 इज ग्रेटर देन E1। और ये ऐसी बात है, इसका मतलब रेट को यदि मैं कंपेयर करूं तो अभी अभी हमने रिजल्ट देखा था कि रेट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? रेट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एक्टिवेशन एनर्जी। तो रिएक्शन रेट ऑफ कंपाउंड 1 एंड रिएक्शन रेट ऑफ कंपाउंड 2 व्हेन कंपेयर्ड, किसका रेट ज़्यादा रहेगा? जस्ट अपोजिट। इसका मतलब रेट ऑफ सबस्ट्रेट 1 इज मच ग्रेटर देन रेट ऑफ सबस्ट्रेट 2। क्लियर है बात? अब यदि मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो अब ज़रा ध्यान से देखना, पहली ज़रूरी बात, ग्राफ में तुम्हें स्टेबिलिटी डायरेक्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि ग्राफ में हमने क्या लिया है? ग्राफ में यहाँ पर हमने एनर्जी लिया हुआ है, तो हमें एनर्जी का आइडिया लगेगा, और यहाँ पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट लिया। तो स्टेबिलिटी देखोगे तो तरीका क्या है देखने का? जिसका एनर्जी कम दिख रहा है उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा बोलो। तो मुझे सबस्ट्रेट 2 का हाइट कम दिख रहा है, इसका मतलब सबस्ट्रेट 2 और सबस्ट्रेट 1 में से ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा? मैं लिख देता हूँ सबस्ट्रेट 2 इज मोर स्टेबल देन सबस्ट्रेट 1। अब यदि मैं सेकेंड और थर्ड रिजल्ट को मैं कंपेयर करता हूं तो जो ओवरऑल रिजल्ट क्या बनेगा? देखो, जिस सबस्ट्रेट का रेट ज़्यादा है उसका स्टेबिलिटी कैसा है? कम। इसका मतलब जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो ये, रेट
इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या, स्टेबिलिटी ऑफ द सबस्ट्रेट फॉर्म्ड, स्टेबिलिटी ऑफ सबस्ट्रेट। अब जरा बहुत ध्यान से सुनना ये बात, देखो रेट बोले या हम बोले रिएक्टिविटी, एक ही बात है, एक ही बात है। तो यही तो हमारा बचपन का रिजल्ट था, हमने हमेशा से यही सुना है कि रिएक्टिविटी जो है, रिएक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्या, स्टेबिलिटी। बस मैंने तो तुम्हें ये बताया स्टेबिलिटी किसका है, स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड, स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड। और ये रिएक्टिविटी किसका है, रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड। देखो ये मेन रिजल्ट नहीं है, मेन रिजल्ट हम बनाएंगे सेकंड वाले ऑब्जर्वेशन में, सेकंड वाले ग्राफ में। तो ये क्लियर है, रिएक्टिविटी कंपाउंड, रिएक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड। मतलब कंपाउंड जितना ज़्यादा स्टेबल रहेगा, कंपाउंड का रिएक्टिविटी उतना कम रहेगा। अब जरा मेन रिजल्ट पे आते हैं, आ जाओ। ये हमने जो सेकंड ग्राफ बनाया है जरा ध्यान से देखना, ये 2 स्टेप का है क्योंकि ग्राफ में 2 जंप आ रहे हैं यहाँ पे। और मैं लिख दूँ यहाँ पे जो ग्रूव है, यहाँ पे जहाँ पे फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ और सेकंड स्टार्ट हुआ, यहाँ पे बनता है इंटरमीडिएट। तो यहाँ पे बना इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट है। तो एक काम करते हैं, एक को मैं इंटरमीडिएट 1 लिख लेता हूँ और एक को इंटरमीडिएट 2 लिख लेता हूँ, और इंटरमीडिएट फिर ये भी डिफाइन ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो 1 के लिए है, ये रेड कलर से जो है ये 1 हो जाएगा, और ये जो ब्लू कलर से है ये इसको मैं क्या बोल दूंगा, ये 2 बोल दूंगा, ऐसा। अब यदि मैं ऑब्जर्वेशन बेस्ड बात करूं तो ज़रा ये 1 और ये 2 में ऑर्डर बताओ। तो दिख रहा है ये 1 इज़ मच ग्रेटर देन ये 2, और ऐसी बात है, इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन 1 और रेट ऑफ रिएक्शन 2, मैं रिएक्शन 1 उसको बोल रहा हूँ जिसमें इंटरमीडिएट 1 बन रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 मच ग्रेटर देन रेट ऑफ रिएक्शन 1, वो तो ये का अपोजिट रहेगा ना। अब ज़रा ध्यान से देखना, मैं स्टेबिलिटी की बात करता हूँ। मैं फिर से बोल दूं कि ग्राफ में मुझे स्टेबिलिटी डायरेक्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं, हम एनर्जी के और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच में ग्राफ बना रहे हैं। तो यदि मैं स्टेबिलिटी देखूंगा तो जिसका एनर्जी कम उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा बोलना पड़ेगा। और देखो इंटरमीडिएट 2 का हाइट कम है, इसका मतलब मैं यहाँ पर लिख दूं इंटरमीडिएट क्या लिखूं, 2, और यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ इंटरमीडिएट 1। तो स्टेबिलिटी किसका ज़्यादा है, इंटरमीडिएट 2 का स्टेबिलिटी ज़्यादा है। अब जरा सेकेंड और थर्ड रिजल्ट को कंपेयर करो, जिस रिएक्शन का रेट ज़्यादा है उसमें इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी ज़्यादा है। इसका मतलब जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है वो ये कि मैं बोलूँ रेट या मैं बोलूँ क्या, रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी किसका, रिएक्टिविटी ऑफ कंपाउंड, रिएक्टिविटी कंपाउंड, ये आएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट फॉर्म्ड, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट फॉर्म्ड। ठीक, और अपने सिलेबस का यही तो सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है। कहने का मतलब यदि हमें आगे चल के कभी भी किसी गिवन कंपाउंड का यदि हमें रिएक्टिविटी का कंपैरिजन करना है तो हमें हमेशा जो इंटरमीडिएट बन रहा होगा उसका स्टेबिलिटी देखना होगा और उसके बाद हमें डिसाइड करना होगा। तो क्या ये क्लियर है कि हमने क्या लिखा? देखो दोनों में कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ज़रा यहाँ देखो, पहले हमने रिजल्ट लिखा था रिएक्टिविटी कंपाउंड का देख रहे थे, तो जब हमने स्टेबिलिटी कंपाउंड का देखा तो रिएक्टिविटी भी कंपाउंड का देखा। अब यहाँ पे स्टेबिलिटी हम किसका देख रहे हैं? इंटरमीडिएट का, लेकिन रिएक्टिविटी किसका बोल रहे हैं? कंपाउंड का। थोड़ा ध्यान से, किसी और का स्टेबिलिटी देखकर किसी और का रिएक्टिविटी बोल रहे हैं हम। तो हमारे सिलेबस में ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये काइनेटिक्स का है। एक बात यहीं पर यदि मैं बोलूं कि यहाँ पर दो टाइप के रिएक्शन के पाथ दिख रहे हैं, एक ब्लू कलर और एक ब्लैक कलर, रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा? तो रिएक्शन हमेशा उस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा जहाँ पर एनर्जी बैरियर है कम। इसका मतलब सारे के सारे मॉलिक्यूल ब्लू वाले पाथ से प्रोडक्ट बनाएंगे। इसका मतलब प्रोडक्ट हमेशा मोर स्टेबल इंटरमीडिएट के रास्ते से बनता है। तो यहाँ पर बनने वाला ये जो सेकेंड रिजल्ट है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेकेंड रिजल्ट कि हम जब भी प्रोडक्ट बनाएंगे, मतलब मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे, मेजर प्रोडक्ट ऑलवेज फ्रॉम मोर स्टेबल इंटरमीडिएट। तो देखो हमें रिएक्टिविटी का क्वेश्चन ट्राई करने के लिए स्टेबिलिटी ही देखना पड़ेगा। हमें यदि मेजर माइनर प्रोडक्ट बनाना है तो भी हमें क्या देखना पड़ेगा? स्टेबिलिटी ही देखना पड़ेगा। इसका मतलब सबसे इंपॉर्टेंट क्या हुआ? सबसे इंपॉर्टेंट हुआ
स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। ठीक, तो फिर हम स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट पर ही आते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट तो वही हुआ ना। तो आ जाओ, हम सबसे इंपॉर्टेंट लिखते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे चल के रिएक्शंस में हर बात का डिसीजन इसी से होना है। अभी अभी हमने 2 रिजल्ट लिखे हैं, इसको किसी पेज पे लिख लेना ताकि हमेशा देख पाओ ये। और यदि मैं स्टेबिलिटी लिखूं तो पहले कुछ पुरानी बातें कर लेते हैं। देखो, स्टेबिलिटी का ऑर्डर में ये हमने जीओसी के जब रेजोनेंस आई इफेक्ट ये पढ़ा था तभी डिस्कशन हो गया था। हमने बोला था कि रिलीजिंग क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, विड्रॉइंग विड्रॉ करेगा, और हमारा रिजल्ट ये था कि ARG ऑलवेज मेक्स द कैटाइन मोर स्टेबल। ठीक, अब ERG कैसे देखते हैं, EWG कैसे देखते हैं, तो हमने +I +M +R +H भी पढ़ा हुआ है। हमने कॉन्जुगेशन में है तब, कॉन्जुगेशन में नहीं है तब रिजल्टेंट इफेक्ट भी निकालना सीखा है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार देख लेना, राइट। सेकेंड, यदि स्टेबिलिटी की बात करें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में से एक था रेजोनेंस का। और हम ये बोलते थे कि लोन पेयर के बाजू में जब भी प्लस चार्ज आएगा तो ये रेजोनेंस लिखने के बाद एक ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा जिनमें ऑक्टेट ऑफ ऑल एटम्स इज कंप्लीट। तो हम इसको बोलते थे मोर स्टेबल देन अदर्स, मोर स्टेबल देन अदर्स। अच्छा, अदर्स का मतलब क्या है, अदर्स का मतलब है कि तुम इसका कंपैरिजन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से नहीं करना, इसके अलावा किसी और से कंपैरिजन करोगे तो इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा बोलना। क्यों? बिकॉज इट फॉर्म्स अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन विच ऑक्टेट ऑफ ऑल एटम्स इज कंप्लीट। ठीक, तो जरा ध्यान से ये वाली चीज़ तुम चाहो तो रेजोनेंस वाले वीडियो से वापस से रिवाइज कर सकते हो, इंपॉर्टेंट था ये। क्लियर है, हमने मेथड ट्री के टाइम पे भी ये डिस्कशन किया था। तो हम स्टेबिलिटी में और यदि आगे बढ़ें तो नेक्स्ट स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमारे सिलेबस में सबसे ज़्यादा काम में आने वाला है और बेसिक थ्योरी यही डेवलप करता है। ये वाला ऑर्डर देखो, इसमें सबसे पहले जो लिखा हुआ है बेंजीन के बाहर वाले कार्बन पे प्लस है, इसको हम पढ़ते हैं क्या, बेंजाइलिक। ये बेंजाइलिक कार्बोकैटाइन है। और यहाँ पे ये जो सेकेंड है डबल बॉन्ड के साइड वाला, दिस इज एलाइलिक कार्बोकैटाइन, this is tertiary carbocation, this is secondary, this is primary carbocation, this is methylic, this is vinylic, this is vinylic and last one is phenylic carbocation। ये तो हुए इनकी नेमिंग। अब देखो, ये हमने रेजोनेंस के टाइम पे पहले ही बोला था कि रेजोनेंस वाले कैटाइन और बिना रेजोनेंस वाले कैटाइन में कंपैरिजन करेंगे तो रेजोनेंस वाले कैटाइन्स आर कंपैरेटिवली मोर स्टेबल। ठीक है ना, तो रेजोनेंस वाला इन दोनों में कंपेयर करें फर्स्ट टू में तो मोर कॉन्जुगेशन, मोर रेजोनेंस, मोर स्टेबिलिटी, पहले ही बात कर चुके हैं। तो उसके बाद जब मैं टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी पर आऊँगा तो मैं वापस से रिकॉल करा दूं, ये ऑर्डर जो लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। अब तुम्हें यदि ये लग रहा है कि हमने आई इफेक्ट क्यों यूज़ नहीं किया, तो हमने प्रायोरिटी पहले भी बोली है कि सबसे पहले रेजोनेंस का प्रायोरिटी होता है, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन का होता है, फिर आई इफेक्ट का प्रायोरिटी होता है, इसलिए हाइपर कॉन्जुगेशन डिसाइड्स। और हाइपर कॉन्जुगेशन में हमने बोला था स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ अल्फा एच। एक बार हाइपर कॉन्जुगेशन का वीडियो जरूर देख लें। हाँ, यदि हाइपर कॉन्जुगेशन सेम आ जाएगा, नंबर ऑफ अल्फा एच सेम आ जाएगा, तब हम कंपेयर किसके बेसिस पे करेंगे, तब हमें आई इफेक्ट ही लगाना पड़ेगा, तब हम आई इफेक्ट के बेसिस पर बात करते हैं। फिर क्लियर है ये बात। फिर यदि हम बात करें वापस से बेंजाइलिक पर आ जाएं तो जरा ध्यान से देखो, बेंजाइलिक में भी जो ऑर्डर लिखा हुआ है वो ये। बेंजाइलिक 3 टाइप का मिलेगा तुम्हें, टर्शियरी बेंजाइलिक, मोर स्टेबल देन सेकेंडरी बेंजाइलिक, मोर स्टेबल देन प्राइमरी बेंजाइलिक। क्यों? देखो, रेजोनेंस तो तीनों में बराबर रहेगा, ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन ऑर्डर ऐसा रहेगा। सेम फॉर एलाइलिक, सेम फॉर एलाइलिक, यहाँ पे एल आएगा ना, टी लिख दिया है, यहाँ पे एल आएगा। ठीक, तो एलाइलिक, सेम फॉर एलाइलिक, टर्शियरी एलाइलिक इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, ठीक, मोर स्टेबल देन प्राइमरी। क्लियर है, तो यहाँ पे मैं एलाइलिक ही लिख दूँ, गलती से वहाँ पे टी लिख दिया था मैंने, तो ये एलाइलिक है। ठीक, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन। अब ज़रा लास्ट 2 देखोगे तो लास्ट 2 में क्या है, यहाँ पर लास्ट 2 में पहली ज़रूरी बात, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्लस चार्ज अनस्टेबल होता है, और ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन डबली बॉन्डेड कार्बन, देन सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन, इसलिए अनस्टेबल है। फिर यदि तुम्हें फिनाइलिक और विनाइलिक में कंपेयर करना है तो आई इफेक्ट इसको ईजिली कंपेयर करा देगा, क्योंकि देखो आई इफेक्ट में विनाइलिक में केवल एक ही साइड माइनस आई है, जबकि फिनाइलिक में दोनों साइड माइनस आई इफेक्ट लगेगा, और माइनस आई इफेक्ट मेक्स द कैटाइन अनस्टेबल। ठीक है ना, तो देखो हमारे सिलेबस में कंफर्टेबल होने के लिए ये वाला ऑर्डर हमें याद ही रख लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट पे हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, तो फिर हम और आगे बढ़ते हैं
और कुछ सिलेबस से आगे भी बातें करते हैं। अब ज़रा इस एक्सेप्शनल कार्बोकैटाइन के बारे में बात करते हैं। इस कार्बोकैटाइन में यदि हम बात करें तो देखो पहला वाला जो है दैट इज़ साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटाइन। क्या है? साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटाइन, मतलब CMC भी बोलते हैं। साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटाइन का स्टेबिलिटी बेंजाइलिक से ज़्यादा क्यों लिखा हुआ है? देखो अभी तक तो हमने यही सीखा था कि रेजोनेंस वाला जो कैटाइन रहेगा उसका स्टेबिलिटी बिना रेजोनेंस वाले से तो ज़्यादा ही होता है, लेकिन यहाँ पे अलग क्यों लिखा हुआ है? तो ज़रा एक मिनट रुको, पहले हम ज़रा साइक्लोप्रोपेन रिंग को समझते हैं। देखो साइक्लोप्रोपेन रिंग में यहाँ पर यदि देखेंगे तो हर कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और सिंगल बॉन्ड में जब ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग होता है तो देखो हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, और साइड वाइज ओवरलैपिंग बनता है तो पाई बॉन्ड बनता है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि साइक्लोप्रोपेन में एक्चुअल एंगल कितना दिया हुआ है? एक्चुअल एंगल होता है 60, जबकि sp3 में एंगल मस्ट भी कितना? 109.5। ऑर्बिटल्स इतना ज़्यादा बेंड नहीं हो पाता, तो इनका जो ओवरलैपिंग है ये हेड ऑन भी नहीं है और साइड वाइज भी नहीं है। मतलब यहाँ का जो बॉन्ड रहेगा इसको मैं क्या बोल रहा हूँ? बेंट बॉन्डिंग बोलते हैं, बनाना बॉन्डिंग भी बोल सकते हो तुम। यहाँ पर ये बॉन्ड वीक होता है, क्यों? क्योंकि इनका ओवरलैपिंग हेड ऑन भी नहीं हो रहा है, साइड वाइज भी नहीं हो रहा है। इसको बोलते हैं एंगल स्ट्रेन, ठीक है ना। तो साइक्लोप्रोपेन रिंग होता है हाईली अनस्टेबल। क्लियर है? क्यों? क्योंकि इनमें जो p ऑर्बिटल्स का या जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग होता है वो प्रॉपर नहीं होता है। ठीक, तो ये साइक्लोप्रोपेन रिंग के बारे में हो गया। अब यदि मैं अनस्टेबिलिटी का रीज़न बताऊं, ठीक, उसको यदि मैं यूज़ करता हूं स्टेबिलिटी बताने में, तो ज़रा देखो साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटाइन में ये तो कंडीशन है किसका? ये कंडीशन है साइक्लोप्रोपेन रिंग का, और ये वाले कार्बन ये कार्बोकैटाइन वाला है, और कार्बोकैटाइन वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, उस पर डंबल शेप p रहेगा। अब प्रॉब्लम ये होता है कि यहाँ पर चूंकि ये बेंट है, ओवरलैपिंग प्रॉपर नहीं है, तो इस डंबल शेप p का इन ऑर्बिटल्स के साथ इंटरेक्शन होने लग जाता है ऐसे, और यदि ये इंटरेक्शन होने लग जाएगा मतलब यहाँ पर बॉन्ड बनने लग जाएगा लाइक रेजोनेंस, और यदि लाइक रेजोनेंस बनने लग जाएगा, देखो एक्चुअली ये रेजोनेंस नहीं है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन जैसा तुम जरूर बोल सकते हो, और ये स्पेशल हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते भी हैं, इसको होमो कॉन्जुगेशन के नाम से भी जानते हैं। इस तरीके से यदि बॉन्डिंग होगी तो स्ट्रक्चर किस तरीके से बन जाएंगे, ज़रा एक बार इन स्ट्रक्चर्स को देखना। यदि मैंने बोला ये ओवरलैपिंग हो जाएगा तो ये स्ट्रक्चर कन्वर्ट होंगे ऐसे। मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर ये वाला जो बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, ये इसके डंबल शेप p के साथ ओवरलैप करेगा, मतलब ये शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, प्लस आ जाएगा इस वाले कार्बन पर यहाँ पर, और ये बन जाएगा कैसा? ये बन जाएगा ऐसा। अच्छा, यदि दूसरे वाले में बात करें तो पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि इस वाले कार्बन की साइड से भी तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है ऐसा, तो प्लस कहाँ पर आ जाएगा? प्लस आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, इसी को तो लोग क्या बोलते हैं? इसी को यदि अलग अलग बुक्स की बात करें तो इसी को तो अपन क्या बोलते हैं? डांसिंग रेजोनेंस बोलते हैं। देखो एक्चुअली डांसिंग रेजोनेंस करके कोई भी टर्म नहीं होता है, ठीक है ना। ये एक्चुअली डिलोकलाइजेशन के अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन इस प्रोसेस के कारण होता ये है कि इसका स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाता है, और इसलिए ये बेंजाइलिक कार्बोकैटाइन से भी ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। क्लियर है? अच्छा, यदि मैं ऐसे कार्बोकैटाइन्स की डिलोकलाइजेशन की बात करूं तो एक्चुअल थ्योरी होती है, देखो ये वाला, एक बार ज़रा इस लिस्ट पे गौर करना, ये प्रॉपर थ्योरी होता है, लेकिन हमारे सिलेबस में इस तरीके का डिस्कशन होते नहीं, इस लेवल पे हमारी कभी बात जाती नहीं। तो ध्यान से देखोगे तो जो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ज़रा फर्स्ट वाला एग्जाम्पल देखो। फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में यदि देखोगे तो यहाँ पे ये नॉर्मल रेजोनेंस है, नॉर्मल रेजोनेंस है, तो इसको कौन सा डिलोकलाइजेशन बोलते हैं? हम पाई पाई डिलोकलाइजेशन बोलते हैं। तो हमने बाई चांस अभी केवल ये थर्ड वाला देखा है, जिसको डांसिंग रेजोनेंस बुक्स वगैरह में बहुत ज़्यादा मिलने लग गया है, लेकिन देखो ध्यान से बहुत सारे टाइप के रेजोनेंस हैं। हमने जो पढ़ा अभी वो होमो कॉन्जुगेशन है, पाई सिग्मा रेजोनेंस, डिलोकलाइजेशन भी बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के कॉन्जुगेशन और भी होते हैं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं होते। क्लियर है? तो फिर हम क्या करें? हमें क्या सारा पढ़ना पड़ेगा? तो नहीं, हमें बुक्स वगैरह में क्वेश्चंस मिलें उनको सॉल्व करने के लिए केवल ये वाला ऑर्डर याद रख लेते हैं, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं होता है ये सब। क्लियर है? तो यदि इसमें बात करें तो क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर ये 3 साइक्लोप्रोपेन वाला जो कार्बोकैटाइन है वो 3 बेंजीन वाले बेंजाइलिक कार्बोकैटाइन से भी ज़्यादा स्टेबल होता है। एक्चुअली ये अल्टरनेट होते हैं, तो ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन की बात होगी।
अच्छा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन में बहुत अलग अलग तरीके के वेरिएशन मिलते हैं। अलग अलग तरीके के वेरिएशन का मतलब, जैसे एक बार जरा इस वाले इन एग्जाम्पल्स को देखना जो मैं लिख रहा हूँ। इन एग्जाम्पल में बात करोगे तो कोई नए ऑब्जर्वेशन की बात करें। देखो, पहली ज़रूरी बात, जब कार्बोकैटाइन बनता है तो कार्बोकैटाइन में या जैसे मैं डबल बॉन्ड की बात करूँ, एक्चुअली sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की मैं बात कर रहा हूँ। कार्बोकैटाइन हो चाहे फ्री रेडिकल हो या डबल बॉन्ड, जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल मस्ट बी 120, और ये यदि ऐसा रहेगा तो ही फेवरेबल कहलाता है। ये फेवरेबल का मतलब तुम पॉसिबल बोल सकते हो। पॉसिबल मतलब एक नहीं, दो नहीं, तीनों एंगल 120 रहेगा तो फेवरेबल पॉसिबल रहेगा, नहीं तो अनफेवरेबल, ज्योमेट्रिकली अनफेवरेबल बोल के हम मना कर देते हैं कि नहीं बनेगा। तो जैसे फर्स्ट वाले में देखो, यहाँ बाईसाइक्लिक में देखोगे तो ये ब्रिज हेड है, और यहाँ पर देखोगे तो तीनों एंगल 120 नहीं हो सकता, इसलिए मुझे क्या बोलना पड़ेगा, इसको अनफेवरेबल बोलना पड़ेगा। अनफेवरेबल का मतलब नॉट पॉसिबल। देखो, हम ये नहीं बोलते कि ब्रिज हेड एटम पे पॉजिटिव पॉसिबल ही नहीं है। जी देखो, ये वाला फेवरेबल है, ये वाला फेवरेबल है। ये बाईसाइक्लिक कंपाउंड के अलग अलग बिहेवियर्स होते हैं कि यदि रिंग में मेंबर ज़्यादा रहेंगे तो कैटाइन ब्रिज हेड एटम पे फेवरेबल हो भी जाता है, नहीं तो फेवरेबल नहीं हो पाता। क्लियर है। और अलग अलग टाइप के रूल डिफाइन करते हैं। देखो, बुक्स में यदि अलग अलग रूल्स की बात करें तो एक और रूल होता है ब्रेडिट रूल बोलते हैं उसको, और यदि मैं लिख के बताऊं तो ऐसा भी बोलते हैं। देखो, ब्रेडिट रूल का स्टेटमेंट होता है ये। देखो, डबल बॉन्ड की बात करें या कैटाइन की बात करें या फ्री रेडिकल की बात करें, बात तो एक ही है, ठीक है ना। एक्चुअली बॉन्ड एंगल क्या है, एक्चुअली देखो मैं क्लियरली बोल दूं कि कार्बन विथ पाई बॉन्ड में बोलूं, या मैं बोलूं पॉजिटिव चार्ज, या मैं बोलूं फ्री रेडिकल, इनमें हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp2। तो मैं किसी की भी स्टेटमेंट के लिए बात कर सकते हैं। जैसे ब्रेडिट रूल में क्या बोलते हैं कि बाईसाइक्लोएल्कीन में ब्रिज हेड एटम पे डबल बॉन्ड तभी हो सकता है जब रिंग में कम से कम 8 कार्बन एटम रहें, किसी एक रिंग में 8 कार्बन एटम रहें। तो एक्चुअली देखो, ये रूल इंडिविजुअल साइंटिस्ट के नाम के बेसिस पे, एक्चुअल रूल क्या है, बॉन्ड एंगल मस्ट बी 120 तो फेवरेबल रहेगा। यदि 120 बॉन्ड एंगल नहीं आ पा रहा है किसी एटम पे, ना तो वहाँ पे प्लस चार्ज आ सकता है, ना तो मल्टीपल बॉन्ड आ सकता है, ना तो फ्री रेडिकल आ सकता है। ये स्टेबिलिटी है। तो आज का जो सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन था वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन में इस बात पे था कि हमें स्टेबिलिटी यूज़ कैसे करना होता है। तो स्टेबिलिटी हमें दो तरीके से यूज़ करना होता है। फर्स्ट, रिएक्टिविटी ऑफ द कंपाउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ द इंटरमीडिएट फॉर्म। सेकेंड, कि मेजर प्रोडक्ट ऑलवेज फ्रॉम मोर स्टेबल इंटरमीडिएट। क्लियर है। तो नेक्स्ट वीडियो में कार्बोकैटाइन पार्ट 2 में हम कार्बोकैटाइन का प्रिपरेशन लेकर आएंगे, फिर उसके केमिकल रिएक्शन पे चलेंगे। अभी इस वीडियो में तो केवल इतना ही। थैंक यू।